Hello student, this is my fourth lecture on IPC and in this lecture I am going to discuss exception of section 300। आज के लेक्चर में सेक्शन 300 में दिए गए अपवादों पर हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 300 में 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं। अगर इन 5 एक्सेप्शन में केस आ जाता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है, वो हत्या नहीं होती है। लास्ट लेक्चर में हमने पहले एक्सेप्शन पर डिस्कस किया था सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन पर, कि अगर सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में किसी ने किसी की डेथ कर दी है तो वो भी हत्या में नहीं आता बल्कि कल्पेबल होमिसाइड में आता है। आज के लेक्चर में हम बाकी जो 5 और 4 और एक्सेप्शन दिए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जो सेकेंड एक्सेप्शन है सेक्शन 300 का, दैट इज एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का अतिक्रमण करना। According to this exception, if a person while using his right of private defense exceeds it and causes more injury than is required, then the death caused due to that injury amounts to culpable homicide। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए उसको दी गई शक्तियों से, दिए गए अधिकार से ज़्यादा अधिकार का प्रयोग करते, ज़्यादा बल का प्रयोग करके किसी की डेथ कर देता है तो वहाँ पे वो आपराधिक मानव बन गए। तो ये जो डिफेंस आपको मिला हुआ है, एक्सीडिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का अतिक्रमण करने पे, ये एक्सेप्शन को बेनिफिट पाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट हैं वो फुलफिल करनी होंगी, तभी इस एक्सेप्शन का डिफेंस मिलेगा। पहली रिक्वायरमेंट है एक्ट मस्ट बी डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि जो भी एक्ट किया गया है वो प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी या प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में किया गया। दोनों टाइप का हो सकता है, वो बॉडी का भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का। तो सबसे पहले एक एग्जिस्टेंस होना चाहिए कि आपको अधिकार रहा हो। अगर आपको वहाँ पे अधिकार ही नहीं था राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का तो आपको कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो देयर मस्ट बी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, उस व्यक्ति को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहा हो, चाहे शरीर का चाहे प्रॉपर्टी का रहा हो। देन सेकेंड, एक्ट मस्ट हैव बीन डन इन गुड फेथ। जो भी एक्ट किया गया, जो भी कार्य किया गया गुड फेथ में किया गया हो। गुड फेथ मीन्स ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो सद्भावना पूर्वक कार्य किया जाना चाहिए, बिना किसी इल विल के, बिना किसी विद्वेष के, सावधानी से वो काम किया जाना चाहिए, सद्भावना से काम किया जाए, तभी इसका डिफेंस मिलेगा। देन थर्ड है द पर्सन डूइंग द एक्ट मस्ट हैव एक्सीडेड हिज राइट गिवन टू हिम बाय लॉ एंड हैव देयरबाय कॉज्ड डेथ। जिस व्यक्ति को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार था उसने एक्सीड किया, उसने अपने अधिकार को एक्सीड कर दिया, उसका अतिक्रमण कर दिया है और उसकी डेथ कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था बट उसका अतिक्रमण किया गया, दैट मीन्स जरूरत से ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया गया। सेक्शन 99 क्लियरली कहता है कि हमें रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल करना होता, उतना ही फोर्स का हमको इस्तेमाल करना होता जितना कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक, जैसे अगर किसी को हल्का सा धक्का देने की कोशिश कर रहा है तो बदले में वो भी उसको धक्का देके वहाँ से हट सकता है। अगर बदले में उसने रिवॉल्वर से उसकी जान ले ली, निकाल करके शूट कर दिया, तो ये कहा जाएगा कि उसने प्राइवेट डिफेंस के अधिकार को एक्सीड किया है। क्योंकि अगर कोई हल्का सा आपको धक्का दे रहा है तो वहाँ पर आपको जान लेने का अधिकार नहीं है। कब किस कंडीशन में कोई किसी की डेथ कर सकता है, सेक्शन 100 में दिया गया है आईपीसी में, और सेक्शन 103 में दिया गया, जबकि प्रॉपर्टी का डिफेंड करें। उस कंडीशन में अगर केस आता है तब तो व्यक्ति किसी की डेथ कर सकता है। अगर उस कंडीशन में केस नहीं आ रहा है तो आप डेथ नहीं कर सकते हैं। तो अगर 100 या 103 की कंडीशन में ना होने के बावजूद भी कि कोई व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस में किसी की डेथ करता है तो वो अधिकार उसका सीज हो जाएगा, वो प्राइवेट डिफेंस नहीं माना जाएगा और अल्टीमेटली उसको इस सेक्शन का बस एक्सेप्शन मिलेगा कि उसका कार्य हत्या में ना हो करके आपराधिक मानव बनना। ठीक, यहाँ पे अतिक्रमण होता है। ठीक, जितना फोर्स का इस्तेमाल करना होता है उससे ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया गया होता। देन फोर्थ है एक्ट मस्ट हैव बीन डन विदाउट प्रीमीडिएशन एंड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ काजिंग मोर हार्म देन वाज नेसेसरी इन सेल्फ डिफेंस। तो विदाउट प्रीमीडिएशन होना चाहिए, बिना किसी पूर्व चिंतन के होना चाहिए। दैट मीन्स पहले से उसकी प्लानिंग ना रही हो कि आज हम इसको इतनी चोट पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। तो ये बिना किसी पूर्व नियोजित योजना के हो, अचानक है किसी ने आप पे अटैक किया है, फिर आपने अपने आप को डिफेंड करने के लिए उस पर बल कर दिया, ऐसा होना चाहिए। अगर पहले से आप सोच के आए हुए हो कि मैं आज वहाँ जा रहा हूँ और उसको मैं इतनी चोट पहुँचाऊँगा, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा। तो विदाउट एनी प्रीमीडिएशन हो, पहले से कोई उसकी प्लानिंग ना रही हो, और विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ काजिंग मोर हार्म देन वाज नेसेसरी इन सेल्फ डिफेंस, और ये भी इंटेंशन ना रहा हो कि हम ज़रूरत से ज़्यादा बल का प्रयोग करेंगे। अगर इंटेंशनली आपने ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया कि आपको लग रहा था, आपको अच्छे से पता था कि बस इतना ही हम फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी आपने जानबूझ के इंटेंसली ज़्यादा बल का प्रयोग किया है कि आज हम इसको इतनी चोट पहुँचाएँगे ही पहुँचाएँगे। तो अगर ये दिख गया कि आपने इंटेंसली ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया है तो भी आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये सडन होना चाहिए कि अचानक आप पे किसी ने अटैक किया
और आपने सेल्फ डिफेंस में उसमें आपके पास जो भी चीज़ थी, चाहे पत्थर था, हथियार था, जो कुछ भी था, उससे आपने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पर आपने डिफेंड करने में किसी की डेथ कर दी। ये कंडीशन होना चाहिए, ना कि इंटेंशनली कि हाँ, बिल्कुल अच्छे से सोच समझ करके आपने कि हम इसको मार ही डालेंगे, इस इंटेंशन से अगर आपने डेथ की है, तब आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक। तो विदाउट प्रीमेडिटेशन और विदाउट एनी इंटेंशन होना चाहिए इसका डिफेंस पाने के लिए। जैसे एक अगर कोई चोर है, वो चोरी करके घर से भाग रहा है, ठीक है। एक चोर है, उसने चोरी किया और चोरी करने के बाद में वो घर से भाग रहा था। जब घर से भाग रहा था, उसके बाद से उसको पीछा किया गया और पीछा करके उसको मार डाला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर चोर चोरी करके भाग रहा है, ठीक है, और उसके बाद उसको पीछा किया गया, ठीक है, उसको पीछा किया गया, हालांकि वो प्रॉपर्टी लेके भी नहीं भाग रहा था, सिर्फ वो अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा था। तो यहाँ पर चोर जो भाग रहा था, इस कंडीशन में उसकी डेथ करने का कोई राइट नहीं था। यहाँ पर क्योंकि आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि चोर ऑलरेडी भागा जा रहा था, आपको कोई प्रॉपर्टी का खतरा नहीं था, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे तो आपका था ही नहीं। तो क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका यहाँ पे था ही नहीं, इसलिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, और यहाँ तो आपने डेथ कर दिया, ठीक। तो क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे था ही नहीं, उस वक्त आप चोर के अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार का यूज नहीं कर सकते थे, फिर भी आपने उसकी डेथ कर दी, इसलिए आपको यहाँ पे इस एक्सेप्शन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइमा फेसाई आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट ही नहीं, क्योंकि वो घर से भाग रहा था, बस कुछ लेके नहीं जा रहा था, वहाँ पे जरा सा भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं था, इसलिए यहाँ पे आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। तो जरूरी है कि प्राइमा फेसाई वहाँ पे आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होना चाहिए, और उस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का यूज करने में आपने एक्सेस फोर्स का इस्तेमाल कर दिया हो, तभी आपको इसका डिफेंस मिलेगा। देन थर्ड एक्सेप्शन है एक्सीडिंग द अथॉरिटी बाई पब्लिक सर्वेंट। तीसरा अपवाद कहता है लोक सेवक द्वारा अपनी शक्तियों का अतिक्रमण कर दिया गया, ठीक है। थर्ड एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति वो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, वो विधि द्वारा दी गई अपनी शक्तियों का यूज कर रहा है, और उन शक्तियों का यूज करने में, या उसकी मदद करने वाला कोई व्यक्ति है, उन शक्तियों का यूज करने में उसने एक्सीड कर दी अपनी पावर को, जितनी शक्ति का इस्तेमाल करना था उससे ज़्यादा शक्ति का इस्तेमाल कर दिया है, और किसी की डेथ कर देता है, तो वहाँ पब्लिक सर्वेंट को या उसकी एडिंग करने वाले व्यक्ति को इतना डिफेंस मिलेगा कि उसका कार्य हत्या में ना होकर के आपराधिक मानवबल में आएगा। इसमें जो फुलफिल करनी है कंडीशन सेकंड एक्सेप्शन के डिफेंस के लिए, पहला है ऑफेंस कमिटेड बाय ए पब्लिक सर्वेंट और बाय सम अदर पर्सन एक्टिंग इन द एड ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट इन द एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस। ये जो भी कार्य किया गया है, ये लोक सेवक ने किया हो, ठीक, लोक सेवक ने किया हो, या लोक सेवक की कोई मदद कर रहा है। पब्लिक सर्वेंट किसी को कहा है कि हमारी मदद करने का, तो वो व्यक्ति भी अगर पब्लिक सर्वेंट की मदद कर रहा है, ठीक, ऐसे लोक सेवक की सहायता में कर रहा है, और किस लिए कर रहा हो, पब्लिक जस्टिस, लोक न्याय को आगे बढ़ाने, मतलब वो पब्लिक परफॉर्मेंस पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा हो, लोक जस्टिस को लोक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर पब्लिक ड्यूटी करते समय पब्लिक सर्वेंट ने ये फोर्स का इस्तेमाल किया है, तब उसको एक्सेप्शन का लाभ मिलेगा। दूसरी कंडीशन पब्लिक सर्वेंट और सच अदर पर्सन एक्सीड्स द पावर गिवन टू हिम बाय द लॉ। दूसरी कंडीशन है कि विधि द्वारा दी गई शक्तियों का उसने एक्सीड कर दिया, उसका अतिक्रमण कर दिया, मतलब पब्लिक सर्वेंट को वहाँ पे जो एक्ट कर रहा था उसमें फोर्स का इस्तेमाल करने की उसको पावर थी, अथॉरिटी थी, बट जितनी फोर्स का इस्तेमाल करना था उससे ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल वो कर देता, तो यहाँ पे एक्सीड करता, ठीक है, जितना बल का प्रयोग करना होता है उससे ज़्यादा बल का प्रयोग करता। जैसे एक पुलिस वाला है, वो अगर किसी चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो चोर को पकड़ने के लिए वो बल का प्रयोग कर सकता है, अगर उसके हाथ में पुलिस वो चोर नहीं आ रहा है, बट किसी भी कंडीशन में पुलिस वालों को ये राइट नहीं है कि वो चोर की डेथ कर दे, उसकी जान ले ले, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पे कि मर्डर का चार्ज लगा हुआ है, ठीक, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आरोप लगा हुआ है, वो भाग रहा है, और वहाँ पे पुलिस को लग रहा है कि ये पकड़ में नहीं आएगा, पकड़ से निकल जाएगा, तो वहाँ पर उसको पकड़ने के लिए पुलिस उसकी डेथ भी कर सकता है, वहाँ पे जान भी ले सकता है, गोली चला सकता है। तो अगर कोई आतंकवादी भाग रहा है, ठीक है, जिस पे इस तरह के चार्ज लगे हैं, वो भाग रहा है, उसको पुलिस लग रहा है नहीं पकड़ पाएगी, वहाँ वो अगर गोली चलाएगा, उसकी डेथ हो जाती है, तो ठीक है, विदिन ये अपने राइट में काम कर रहा है। बट एक चोर जब भाग रहा है और चोर को पकड़ने की कोशिश में उसको लगा कि हम इसको गोली मार सकते हैं, इसकी जान ले सकते हैं, वहाँ पे उसने उसकी जान ले ली, तो यहाँ पर भी इसको
इस एक्सेप्शन का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सॉरी मतलब यहाँ पर इसको जो पावर दी गई थी उसको क्योंकि एक्सीड कर रहा है, इसलिए इसको इतना बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा कि इसका कार्य हत्या में ना होकर के आपराधिक मानो, क्योंकि बल का प्रयोग तो उतना वो कर नहीं सकता था, फिर भी उसने बल का प्रयोग वहाँ पे कर दिया, तो उसको इतना ही बेनिफिट मिलना है कि उसका कार्य हत्या में ना होकर के आपराधिक मानव बनने होते। Then third, death is caused by doing an act which he in good faith believes to be lawful and necessary for the discharge of his duty as such public servant. उसने जो कार्य किया है, डेथ करने का कार्य, जो कि मृत्यु करने का कार्य किया है, वो उसने गुड फेथ में किया हो, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो ड्यूटी उसको कोई दी गई है तो जो भी ड्यूटी कर रहा है वो ड्यू केयर एंड अटेंशन से कर रहा हो, मतलब सावधानी से, सतर्कता से उसने कार्य किया रहा हो और उसको ये विश्वास रहा हो कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये विधिपूर्ण है, लाभफुल है और अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए ये जरूरी भी है, ये आवश्यक भी है। तो गुड फेथ होना चाहिए कि अगर किसी को सौंपा गया कोई जिम्मेदारी कि आपको ये करना है तो वो सावधानी से उसको करे, ठीक, केयर से उसको करे, अटेंशन से, ध्यान से उसको करे, ठीक, तो ध्यान से वो करना होता है, सावधानी से वो काम कर रहा हो पब्लिक सर्वेंट, और उसको लगता हो कि ये विधिपूर्ण है और हमारी जो ड्यूटी है पब्लिक सर्वेंट की, इस ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में ये कार्य किया जाना आवश्यक है। मतलब ड्यूटी के डिस्चार्ज में ही कार्य किया जाना चाहिए और पब्लिक सर्वेंट को ये विश्वास भी होना चाहिए कि ड्यूटी के डिस्चार्ज में ये किया जाना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं था, उसकी ड्यूटी ही नहीं थी वहाँ पे ऐसी कुछ, फिर भी उसने किसी की डेथ कर दी है तो सीधा मर्डर में होगा, उसको एक्सेप्शन का लाभ नहीं मिलेगा। Then fourth, the act must have been done without any ill will towards the person whose death is caused. जो भी कार्य किया गया है वो उस व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है उस व्यक्ति के अगेंस्ट में वहाँ पे कोई भी इल विल ना रहा हो, मतलब ऐसा ना हो कि जानबूझ के पब्लिक सर्वेंट ने उस व्यक्ति की पर्सनल उसके साथ इनमिटी थी, इसकी वजह से उसकी डेथ कर दी थी। तो अगर ये दिख गया कि नहीं उसके प्रति वो विद्वेष रखता था, वो बदला लेने के लिए उसने यहाँ पर उसकी डेथ कर दी है, तो यहाँ भी उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा इस एक्सेप्शन का, ठीक। तो विदाउट एनी इल विल होना चाहिए, बिना किसी विद्वेष के कार्य किया जाना चाहिए, ठीक। अगर इतनी बातें साबित कर दी जाती हैं तो यहाँ पर डिफेंस मिलेगा पब्लिक सर्वेंट को और उसे हत्या का दोषी ना मान करके आपराधिक मानो बद का दोषी माना जाएगा। नाउ थर्ड एक्सेप्शन है डेथ काज्ड इन सडन फाइट। डेथ काज्ड इन सडन फाइट, अचानक लड़ाई में किसी की मृत्यु कर देना। Fourth exception of Section 300 applies in case of death caused in sudden fight between two parties. If the death is caused in the heat of passion upon a sudden quarrel, it would amount to culpable homicide. अगर सडन फाइट होती है, ठीक, सडन फाइट होती है, कैसे होती है, पहले सडन क्वेरल होता है, ठीक, पहले झगड़ा होता है, झगड़ा होने के बाद में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, फाइट शुरू हो जाती है और उस फाइटिंग में एक व्यक्ति दूसरे की डेथ कर देता है, ठीक, तो वहाँ पे चौथे एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा और सडन फाइट में जिसने भी किसी दूसरे की डेथ की है उसको हत्या का दोषी ना मान करके कल्पेबल होमिसाइड का दोषी माना जाएगा। अब इस एक्सेप्शन का बेनिफिट पाने के लिए जो हमें कंडीशन फुलफिल करनी है, तो पहली कंडीशन है डेथ मस्ट बी काज इन ए सडन फाइट। सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि ये जो भी डेथ की गई है ये सडन फाइट में हुई है, अचानक लड़ाई में। अब यहाँ पे फाइट वर्ड यूज किया, लड़ाई, लड़ाई मतलब वो वर्बल नहीं हो सकती, जबान से कितना भी बातें हो रही हैं, कितना भी वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, कितना भी ग्रीवियस टाइप का कम्युनिकेशन हो रहा है, बट ये सडन फाइट में नहीं आएगा। फाइट में तभी आएगा जबकि यूज ऑफ फोर्स हो, ठीक, ब्लोज दिए गए हों, ठीक है, फोर्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लोज जरूरी होता है, बल का प्रयोग जरूरी होता है, हाथ पैर जो भी जिससे भी यूज करे, बस बल का प्रयोग यहाँ पे जरूरी नहीं कि विपन हो, कोई हथियार हो, हाथ पैर का भी अगर इस्तेमाल किया गया है तो ये फाइटिंग में आ जाएगा। तो सिर्फ वर्बल झगड़ा हो रहा है, केवल जबानी बातें हो रही हैं तो ये फाइटिंग नहीं है। फाइटिंग में एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स यहाँ पे होना चाहिए, तो वास्तविक बल का प्रयोग होना चाहिए फाइटिंग। सेकेंड है सडन फाइट मस्ट बी विदाउट एनी प्रीमीडिएशन। ये जो अचानक फाइट हो गई है ये प्रीमीडिएशन के बिना हो, मतलब वो व्यक्ति पहले से सोच के ना आया हो कि आज हम उससे लड़ाई करने जाएंगे और लड़ाई करते समय उसको हम ये चोट पहुंचाएंगे, उसकी डेथ कर देंगे। तो बिना किसी पूर्व चिंतन के हो, पहले से कोई भी ऐसा इरादा ना रहा हो कि आज हम उसकी डेथ कर जाएंगे, ठीक। तो विदाउट एनी प्रीमीडिएशन होना चाहिए। देन थर्ड है इट मस्ट अकर इन द हीट ऑफ पैशन अपॉन ए सडन क्वारल। ये जो भी घटना घटी हुई है, किसी की डेथ कर दी गई है, ये हीट ऑफ पैशन, ठीक है, वो जो आवेश था, आवेश की गर्मी में होना चाहिए, अपॉन ए सडन क्वारल, अचानक लड़ाई हुई हो,
अचानक लड़ाई हुई हो, सॉरी अचानक झगड़ा हुआ हो, और अचानक झगड़े से जो पैसन, जो आवेश निकल के आया है, उसका रियलिटी होना चाहिए। ठीक, तो ये जो डेथ की गई है वो अचानक लड़ाई की वजह से आवेश में आके वो डेथ की गई हो। ठीक है, तो सडन क्वेरल होता है और हीट ऑफ पैसन। ठीक है, उसमें जो बातचीत में हो तो बातचीत की गर्मी जो होती है, आवेश होता है, उस आवेश में आके ये घटना को अंजाम दिया गया। फोर्थ, the offender must not have taken undue advantage or must not have acted in a cruel or unusual manner। जो अपराधी है, जिस पे चार्ज लगा हुआ है कि उसने किसको मार डाला है, उसने अनड्यू एडवांटेज ना लिया हो। ठीक है, उसने अनड्यू एडवांटेज ना लिया हो, दैट मीन्स अगर उसको पता है कि हाँ ये सेक्शन 300 का चौथा एक्सेप्शन है कि इसमें सडन फाइट में डिफेंस मिलता है, तो यहाँ ऐसा ना हो कि उसने जानबूझ करके इसका फायदा लेने की कोशिश की हो, कि उसने बिना किसी, कोई आवेश नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने जान वहाँ पे ले ली हो। तो अनड्यू एडवांटेज वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और मस्ट नॉट हैव एक्टेड इन ए क्रूअल और अनयूजुअल मैनर, और वो क्रूअल तरीके से, क्रूरता भी नहीं दिखानी चाहिए। जैसे मान लो, ठीक है, अचानक किसी से झगड़ा हो गया, पैसन में व्यक्ति आ गया और उसने डेथ कर दी, तो सिंपली किसी के पास रिवॉल्वर था, उसने फायर कर दिया। ठीक है, या किसी के पास कोई और हथियार था, चाकू था, उसने चाकू मार दिया, ये तो डिफेंस मिल जाएगा। बट अगर ये दिख गया कि बड़ी क्रूरता से किया गया, कि हाँ पैसन में था, अटैक किया, अटैक करके पीट पीट के मतलब उसके टुकड़े टुकड़े बॉडी के कर दिए गए, ठीक है, या पूरा जला दिया जाता है उसको। ठीक है, तो इस टाइप से क्रूरता के साथ में अगर उसकी डेथ की जाएगी, तब भी यहाँ पे डिफेंस, मतलब एक नॉर्मल तरीके से होना चाहिए कि अचानक उसको गुस्सा आया और गुस्से में जो कुछ भी उसके पास था उससे उसने अटैक कर दिया। ठीक, इस टाइप का केस होगा तभी इसमें एक्सेप्शन में आएगा। अगर क्रुएल्टी दिख गई, क्रुएल्टी दिख गई कि हाँ उसने उसको इतनी मारा, पत्थर से लेके उसके सर कुचल दिया, बाकी ऐसे, तो क्रूरता जहाँ भी क्रुएल्टी दिखेगी अगर, तो वो उसको डिफेंस यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर क्रिमिनलिटी ज़्यादा दिख जाती है। ठीक है, देन फिफ्थ इसका कंडीशन है, इट इज इमटेरियल एज टू व्हिच पार्टी अफर्ड द प्रोवोकेशन और कमिटेड द फर्स्ट असाल्ट। इसका कोई महत्व नहीं है कि कौन से पक्षकार ने पहले प्रोवोकेशन दिया है या किसने पहले हमला किया। ठीक है, यहाँ पे दो लोग होते हैं, दो लोगों में अचानक किसी बात को लेके क्वेरल होता है, झगड़ा होता है, और वो बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि अचानक उसमें आवेश में आके एक दूसरे की डेथ कर देता है। अब यहाँ पे ये नहीं साबित करना जरूरी होता है कि पहले किसने गाली दी या पहले किसने इस तरह से बात का किया, या पहले किसने पहला झापड़ मारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई महत्व नहीं होता है कि किसने पहले कदम उठाया था, मतलब किसने पहले हाथ चलाया था, या किसने पहले धक्का दिया था, या फिर पहले किसने पहले गोली मारी थी, इसका कोई मतलब नहीं है। बट शुरुआत जो हमें दिखानी है वो क्वेरलिंग, झगड़ा हो रहा था, झगड़ा होते होते आवेश में आके एक ने दूसरे की डेथ कर दी थी, तो ये यहाँ पे होना चाहिए कि दोनों साइड से, बस ये कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है कि कब जो है एक ने शुरुआत की, दोनों बराबर चल रहे थे, बात बढ़ते बढ़ते अचानक फिर एक ने बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया और उसने किसी की डेथ कर दी थी। तो ऐसा होना चाहिए, ये इसका कोई मतलब नहीं है कि प्रोवोकेशन किसने दिया। अब इसमें और सेक्शन 300 का जो पहला एक्सेप्शन में फ़र्क है, यहाँ पर कौन प्रोवोकेशन दे रहा है, कौन पहले किसी को उकसाता है, इसका कोई महत्व नहीं होता। जबकि पहले एक्सेप्शन में क्या था कि एक व्यक्ति दूसरे को उकसाता है और दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति की जिसने को उकसाया है उसकी डेथ कर देता है। जबकि यहाँ पे नहीं, यहाँ दोनों साइड से प्रोवोकेशन होता है, दोनों ही कुछ ना कुछ कहते हैं एक दूसरे को, और जिससे कि बात वो बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली उसमें से एक ने दूसरे की डेथ कर देती है। द फाइट मस्ट हैव बीन विद द पर्सन किल्ड। ठीक, यहाँ ये भी जरूरी है कि जिस व्यक्ति की आपने डेथ की है उसी से फाइटिंग भी रही होगी। जैसे ए और बी के बीच में फाइटिंग हो रही है, तो जब ए बी की डेथ करेगा तभी उसको डिफेंस मिलेगा। अगर ए बी की जगह, बी का भाई बगल में खड़ा था या उसका बेटा खड़ा था, उसकी डेथ कर दिया गुस्से में आकर के, तब उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। तो जरूरी होता है कि जिन जिन के बीच में ये फाइटिंग चल रही थी उन्हीं में ही होना चाहिए कि एक ने दूसरे की डेथ कर दी। ठीक है, थर्ड पर्सन की डेथ की जाएगी, भले वो रिलेटिव हो उस व्यक्ति का, तो उसको यहाँ पे डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें जैसे एक केस है, राजेंद्र सिंह बसी स्टेट ऑफ बिहार का केस है। पार्टीज टू द प्रोसिक्यूशन वेर डिगिंग देयर फील्ड, अक्यूज फॉरवर्ड देम टू डू दैट एंड assaulted on them with weapons, in which a person of prosecution party died. Here the fourth exception of section 300 does not apply because it was not a sudden fight. अब यहाँ पे क्या था, कुछ लोग पहले से खेत में काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे दूसरे लोग आते हैं,
ठीक है, और उनको हथियारों से मारना शुरू कर देते हैं जिसमें कि किसी की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर कोई सडन फाइट नहीं थी, कोई सडन क्वेरलिंग नहीं थी, वो प्री प्लान तरीके से वो लोग आते हैं, वो लोग आकर के अचानक उस पर हमला कर रहे हैं। यहाँ एक ही पार्टी दूसरे पे हमला कर रही है, ठीक है, कोई यहाँ पे झगड़ा या लड़ाई की शुरुआत नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ पर इसको डिफेंस नहीं मिलेगा इस एक्सेप्शन का, और मर्डर का दोषी माना जाएगा। नाउ पांचवा एक्सेप्शन, फिफ्थ एक्सेप्शन, डेथ काज विद कंसेंट ऑफ द पर्सन, मृत्यु व्यक्ति की कंसेंट से, उसकी सम्मति से की गई हो। The fifth exception of section 3 provides that when a person whose death is caused being above the age of 18 years suffers death or takes the risk of death with his own consent, then the accused would be liable of culpable homicide, not murder. तो अगर कोई 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है, तो उसने खुद अपनी कंसेंट दे दी है कि हमारी डेथ कर दी जाए, उसकी कंसेंट देने पर ही कोई व्यक्ति उसकी डेथ कर देता है, तो वहाँ भी उस व्यक्ति को इतना डिफेंस मिलेगा कि उसका कार्य हत्या में ना करके कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। तो यहाँ पर दो रिक्वायरमेंट है। पहली बात ये कि जिस व्यक्ति की भी डेथ की गई है, जो भी इंजरी पहुंचाई गई है, वो कंसेंट के साथ की गई हो, उस व्यक्ति की सम्मति से साथ की गई हो। और दूसरी बात जो कही गई है, द पर्सन कंसेंटिंग मस्ट बी अबव द एज ऑफ 18 ईयर, जिस व्यक्ति ने भी कंसेंट दी है वो 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए। अगर 18 वर्ष से कम का व्यक्ति है, उसने अपनी कंसेंट दी है, तो इस सेक्शन का डिफेंस, इस एक्सेप्शन का डिफेंस नहीं मिलेगा। तो एक्सेप्शन का डिफेंस पाने के लिए आवश्यक है कि वो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति हो और उसने अपनी डेथ करने के लिए कंसेंट, किसी और की डेथ करने के नहीं, अपनी खुद की डेथ करने की उसने कंसेंट दी हो, तो यहाँ पर भी डिफेंस मिल जाएगा। नाउ इस पे केस है कि बड़ा लीडिंग केस है, in Dasrat Paswan versus State of Bihar 1965, the accused failed in the class 10 for 3 successive years and became very upset. Accused जो था वो लगातार 3 साल हाई स्कूल की एग्जाम में फेल हो गया और बहुत अपसेट हो गया था। He told his wife that he had decided to end his life. उसने अपनी पत्नी को बताया कि उसने अपने जीवन को खत्म करने का डिसीजन ले लिया है, वो मर जाना चाह रहा थी। उसकी वाइफ जो थी वो 19 ईयर की थी, 19 साल की थी, लिटरेट लेडी थी, वो पढ़ी लिखी महिला थी। उसने कहा कि अगर तुम अपनी आप की जान लोगे तो पहले हमें मार लो, हमारी जान ले लो, फिर आप अपनी जान ले सकते हो। तो अक्यूज ने पहले अपनी वाइफ को मार डाला, उसकी डेथ कर दी, और उसके बाद जब वो खुद अपनी डेथ करने की सोच रहा था, अपनी सुसाइड करने की बात सोच रहा था, उसके पहले उसको अरेस्ट कर लिया, मतलब वो इसके पहले कि सुसाइड कर पाता उसको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या इसको इस एक्सेप्शन का डिफेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। पहली बात तो जिस व्यक्ति ने कंसेंट दी है उसकी एज क्योंकि 19 साल की थी और वो पढ़ी लिखी थी, इसलिए यहाँ पे ऐसा भी कोई गुंजाइश नहीं था कि उसको बहलाया फुसलाया गया। तो ऐसा कोई रीजन भी दिखा नहीं था, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जो दिखाने की इसके साथ में कोई बहलाया फुसलाया गया था या दबाव था। तो क्योंकि 19 साल की वो पढ़ी लिखी महिला थी, तो वो हर चीज़ समझ सकते थे कि वो किस बात की कंसेंट दे रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डिफेंस मिला दशरथ पासवान को, क्योंकि उसने अपनी वाइफ की डेथ उसकी कंसेंट से ही किया था और कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था कि जो उसने कंसेंट हासिल की थी अपनी वाइफ से वो कोई दबाव, मतलब कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं साबित हो पाया, कोई फ्रॉड नहीं साबित हो, कोई भी बिल्कुल फ्री कंसेंट जैसे सेक्शन 90 के लिए आवश्यक होती है, फ्री कंसेंट यहाँ पे साबित हो रही थी बिना किसी दबाव के। महिला ने खुद अपनी स्वतंत्र सम्मति दी थी, क्योंकि कंसेंट जब भी आप साबित करोगे कि कंसेंट से किया गया है दैट मस्ट बी फ्री, वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, दैट में मतलब फियर ना हो, वहाँ पे कोई नशे की हालत में कंसेंट ना दी हो, ये सब चीज़ें आपको साबित करनी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा, बिल्कुल फ्री कंसेंट मानी गई, कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, इसलिए यहाँ पर पांचवें एक्सेप्शन का डिफेंस है। अभी जो 5 एक्सेप्शन आपने पढ़े हैं सेक्शन 300, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 5वें एक्सेप्शन में आने का बस इतना मतलब होता है कि वो व्यक्ति हत्या के लिए दोषी नहीं होगा बल्कि कल्पेबल होगा, मतलब एक सीमित बचाव दिया गया है, पूरी छूट नहीं, बट इतना सा डिफेंस दिया गया है कि आपका क्या है, मर्डर में ना करके कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। अभी जो 5 एक्सेप्शन है, क्वेश्चन इस पे दो तरीके से आता है। ठीक है, एक तो आ सकता है व्हाट आर द एक्सेप्शन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 300, 300 में जो एक्सेप्शन दिए गए हैं, क्या क्या एक्सेप्शन दिए गए हैं, तो आपको यहाँ 5 एक्सेप्शन लिखने होंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। कभी कोई पूछ लेता है व्हेन मर्डर इज रिड्यूस्ड टू कल्पेबल होमिसाइड, कब हत्या को आपराधिक मानववध में बदल दिया जाता है या हत्या बदल करके घट करके आपराधिक मानववध हो जाती है। तो यहाँ भी वो आपको एक्सेप्शन ही लिखना है, क्योंकि ये 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं, इसी में मर्डर रिड्यूस हो जाता है कल्पेबल होमिसाइड में अगर एक्सेप्शन में आ जाता है।
इसके अलावा पहले एक्सेप्शन पे शॉर्ट नोट भी आता है, पहला एक्सेप्शन अकेले सडन ग्रेव प्रोपोगेशन पे लॉन्ग भी आता है, शॉर्ट भी आता है, तो वो आप दोनों पर्पज से तैयार कर लो, लॉन्ग और शॉर्ट के पर्पज से। पांचवा एक्सेप्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर शॉर्ट नोट आता है, पांचवें एक्सेप्शन पे शॉर्ट नोट अक्सर आता है। और इसके अलावा जो थर्ड एक्सेप्शन है डेथ कास्ट, ये सॉरी सेकेंड में एक्सीडिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट, पहला और सेकंड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड करना, और पांचवा, और कभी कभी सडन क्वेरल भी आ जाता है, बट ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, अभी आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस क्या है।